हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्त के पास शेयर भी करें। तो आइए, रोज़ की तरह आपका टाइम व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और हम लोग इसके पहले 190 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 191 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 191 क्या कह रहा है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 191। कह रहा है कि आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है, सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। कह रहा है कौन सा घटक घटक उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। तो सीपीयू से जुड़ने का मतलब कि अच्छा, पीसीबी जो होता है पोर्टेबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये तो कोई भी बोर्ड हो जाएगा, सीपीयू ही अगर है तो सीपीयू पीसीबी के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे अन्य भी इक्विपमेंट हो जो पीसीबी के अंतर्गत आता है। अब जैसे आपको मैं इमेज में भी दिखाया था कि बहुत सारे टीवी में भी ऐसे पार्ट लगा होता है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की तरह होता है। जीपीयू की बात करें तो ये भी नहीं होगा। रोम की बात करें तो ये मदरबोर्ड पे स्थित होता है। रोम जो होगा मदरबोर्ड पे स्थित होता है। रैम जो होगा, रैम भी मदरबोर्ड पे स्थित होता है, न कि सीपीयू के अंदर होगा। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर नॉर्थ ब्रिज होता है। ठीक है, और नॉर्थ ब्रिज का काम क्या आता है, जो रैम हो जाएगा। और जैसे एक्सटर्नल जो वीडियो क्वालिटी के लिए एक कार्ड लगाया जाता है, वीडियो कार्ड, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है कौन, नॉर्थ ब्रिज। मैं इसका डेफिनेशन भी लेकर आया हूँ आप सभी को। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए सभी का डिस्क्रिप्शन यानी कि परिभाषा भी लिख कर लाया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो परिभाषा के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज कहने का मतलब कि नॉर्थ ब्रिज जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा एक माइक्रो चिप होता है। ठीक, जो सीपीयू मेमोरी, और देखिए सीपीयू मेमोरी यानी कि रैम और ग्राफिक्स कार्ड को ही वीडियो कार्ड भी बोलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड को वीडियो कार्ड भी बोला जाता है, के बीच उच्च गति संचार को संभालता है। यह चिपसेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चिपसेट जैसे मदरबोर्ड पर बहुत सारे चिप लगा होता है, ऐसे ऐसे स्क्वायर में बहुत सारे चिपसेट लगा होता है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इन आवश्यक घटकों के बीच डेटा को प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। आगे करें, नॉर्थवेज एक संचार केंद्र के रूप में कार्य करता है जो सीपीयू और रैम तथा ग्राफिक्स कार्ड मतलब वीडियो कार्ड जो मैंने लिखा हूँ अभी, वीडियो कार्ड ग्राफिक्स कार्ड एक ही होता है। उच्च प्रदर्शन घटकों के बीच डेटा का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। ठीक, तो पहले आते हैं इसके तरफ और ये समझ लीजिए जो नॉर्थ ब्रिज है ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से जो वीडियो कार्ड हो या फिर रैम होगा इससे निकालता है। ठीक है ना, ये कहाँ रहता है, सीधे सीपीयू से जुड़ा रहता है। ये किससे, सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, यानी कि मदरबोर्ड में जो लगा होता है चिप, मेन चिप जिसे बोलते हैं। यानी कि आपको मैं तो सीपीयू दिखाया भी हूँ पीछे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो सीपीयू के बारे में डिटेल्स बताया हूँ, रैम के बारे में भी डिटेल्स बताया हूँ। आज आपको बताएंगे हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में डिटेल्स के, ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है। ठीक है, ये जो ग्राफिक्स कार्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन वाला वीडियो चाहिए, जैसे कि आप एक एडिटर है, वीडियो एडिटर हैं, तो वीडियो एडिटर के लिए नॉर्मल पीसी पे काम नहीं हो सकता है। उसके लिए नॉर्मल पीसी भी रहेगा तो उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगाना पड़ता है। हो सकता है 2 GB लगाए हैं आप, जितना अधिक लगाइएगा उतना वीडियो परफॉर्मेंस अधिक देगा। यानी कि हाई क्वालिटी का अगर आपको सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करना है, सॉफ्टवेयर चलाना होगा, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड आवश्यक है। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहेगा तो सिस्टम आपका स्लो चलेगा, वीडियो एडिटिंग अच्छा से ना हो पाएगा। ठीक है, काफ़ी परेशानी होता है। तो हाई रेजोल्यूशन का कार्य करने के लिए आपका सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये रहा आपका रैम का फ़ोटो और ये रहा रोम का फ़ोटो। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इस टाइप का जो होगा वो रैम होता है और ये जो होगा ये रोम होता है। इसमें क्या होता है, डेटा फिक्स रहता है पहले से ही, ये इसमें डेटा पहले से फिक्स नहीं होता है। बात करेंगे जो डेस्कटॉप होता है और लैपटॉप होता है, तो डेस्कटॉप का रैम जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और लैपटॉप का जो रैम होता है थोड़ा छोटा होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड मास्टर व्यू, मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। व्यक्तिगत लेआउट मास्टर की तुलना में शीर्ष स्तरीय मास्टर स्लाइड को कस्टमाइज करने का प्राथमिक लाभ क्या है।
अब देखिए यहाँ पर दो शब्द को पकड़िएगा, एक स्लाइड मास्टर व्यू, दूसरा व्यक्तिगत लेआउट। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 स्लाइड है, ठीक है। अगर इन सभी 20, अगर देखिएगा स्लाइड मास्टर में, तो जो स्लाइड मास्टर में क्या होता है कि एक स्लाइड पे जो सेटिंग करिएगा पूरे के पूरे स्लाइड पर वही वाला सेटिंग अप्लाई हो जाएगा, ठीक। जबकि व्यक्तिगत लेआउट में क्या होता है कि एक स्लाइड पर जो सेटिंग करिएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्लाइड पर रहेगा। व्यक्तिगत लेआउट में इसी स्लाइड पर सेटिंग होगा, जबकि स्लाइड मास्टर पे सेटिंग करने के बाद में सभी पे वही सेटिंग अप्लाई हो जाएगा, ठीक। आते हैं, देखते हैं ऑप्शन के द्वारा कौन सही है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत लेआउट। मास्टर को तब तक एडिट नहीं किया जा सकता है जब तक कि शीर्ष स्तरीय मास्टर से पहले संशोधित न किया जाए। यानी कह रहे जो व्यक्तिगत लेआउट है, सिंगल लेआउट है, तब तक इसे एडिटिंग नहीं किया जा सकता है जब तक कि मास्टर स्लाइड पहले संशोधित ना किया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब है पहले मास्टर स्लाइड में संशोधित होगा, उसके बाद व्यक्तिगत लेआउट में होगा, ऐसा नहीं है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। शीर्ष स्तरीय मास्टर केवल तभी प्रासंगिक प्रासंगिक होता है जब प्रेजेंटेशन को अन्य फॉर्मेटों में एक्सपोर्ट किया जाता है, नहीं एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक्सपोर्ट में क्या होता है, जैसे आपको फाइल को अन्य किसी फॉर्मेट में सेव करना होता है, जैसे आप वर्ड में है उसको पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं, या फिर अन्य किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं, अन्य किसी एप्लीकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट का यूज किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा। आगे करेगा शीर्ष स्तरीय मास्टर में परिवर्तन व्यक्तिगत लेआउट मास्टर पर सभी फॉर्मेटिंग को ओवरराइट करता है। सभी फॉर्मेटिंग को ओवरराइट करने को बोल रहा है। शीर्ष स्तरीय जो मास्टर स्लाइड में परिवर्तन व्यक्तिगत लेआउट मास्टर पर सभी फॉर्मेटिंग को ओवरराइट करता है। ओवरराइट नहीं करता है, अप्लाई भले हो जाएगा लेकिन ओवरराइट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आगे करेगा शीर्ष स्तरीय मास्टर को कस्टमाइज करने से सभी स्लाइड लेआउट में सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सब पे अवयवों की एक अपरूपता सुनिश्चित होती है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा आपको, लेटर थोड़ा सा नहीं समझ में आइएगा। अगर इसका इंग्लिश में दिखाऊंगा आप तुरंत उसके सही कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन भी। हालांकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और इसका इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कि करेक्ट कस्टमाइज द टॉप लेवल मास्टर इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट अक्रॉस ऑल स्लाइड लेआउट। यहाँ पर देखिएगा ये वाला टर्न पकड़ना था, ऑल स्लाइड लेआउट यानी कि सभी स्लाइड पर। तो ये यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट को क्रमांक जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, इसमें नया लिस्ट आपको ऐड करना है, लेकिन ये कह रहा है कि जो पिछला लिस्ट है वो स्वचालित रूप से चालू रहे, वो पिछला लिस्ट बंद नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, यानी कि प्रीवियस लिस्ट को कंटिन्यू करना होगा। तो फिर इसके लिए सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप लेवल का है, ठीक है। आपको सबको सब ऑप्शन को पढ़ना होगा, सब क्वेश्चन को देखना होगा। ये नहीं कि जो आसान क्वेश्चन है उसको कर लिया, जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है उसको ना करें, नहीं, क्वेश्चन सभी को देखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि विंडो 11 में फाइल को रीनेम करने का प्रयास करते समय एक्सेस इज डिनाइडेड त्रुटि क्यों प्रदर्शित करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। विंडो 11 हो चाहे 10 हो, किसी में भी फाइल को रीनेम जब करने का प्रयास करिएगा तो एक आपको मैसेज आएगा एक्सेस इज डिनाइडेड, ठीक है। ये क्यों आता है, कब आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं, सॉरी ये ऑप्शन की तरफ देखते हैं। करेक्ट, गलत ड्राइव लेटर का उपयोग करने पर, नहीं, गलत ड्राइव लेटर का उपयोग करने पर नहीं होगा। आगे करेगा रिसाइकल बिन से रीनेम किए जाने पर, रिसाइकल बिन से रीनेम होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं होता है। आगे करेगा फाइल की ऑनरशिप बदल जाने के कारण, हाँ, अगर फाइल का ऑनरशिप बदल गया है, ठीक है, तो फिर ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस इज डिनाइड, आपको चेंज करने नहीं देगा। जब आप फाइल को रीनेम करिएगा तो रीनेम नहीं करने देगा, क्योंकि जो फाइल का ऑनरशिप है ना, वो क्या है, वो बदल चुका है। जब बदल जाएगा तो नहीं कर सकते हैं। बाकी फाइल का कोई एक्सटेंशन ना होने पर ऐसा नहीं है, फाइल का एक्सटेंशन होता ही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। यानी कि पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रेजेंटेशन क्रिएशन मतलब नया प्रेजेंटेशन जब आप क्रिएट करिएगा तो इसका कौन सा हिस्सा नहीं होगा, इसके बारे में पूछा है।
तो ऑप्शन नंबर पहला करा है कम से कम एक स्लाइड। हाँ, जब आप नया प्रेजेंटेशन ओपन करिएगा यानी कि नया पावर पॉइंट ओपन करिएगा तो आपके साथ कम से कम एक स्लाइड ज़रूर आता है, यानी कि पेज पर एक स्लाइड ज़रूर ही आएगा, बिना स्लाइड का प्रेजेंटेशन नहीं ओपन होगा। आगे करें कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। प्लेस होल्डर क्या होता है कि जब स्लाइड पर देखिएगा तो लिखने वाला दो बॉक्स रहेगा, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे रहेगा। इसी बॉक्स को क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। तो ये भी रहता है, प्लेस होल्डर भी रहता है, जब आप हटा दीजिएगा तो हट जाएगा, लेकिन अगर आप नया प्रेजेंटेशन चालू कर रहे हैं तो प्लेस होल्डर भी रहता है। आगे करेंगे पूर्व में निर्धारित थीम कलर। अच्छा, थीम कलर तो नहीं होता, पूर्व निर्धारित यानी कि प्री जो थीम कलर होता है वो नहीं होता है, ये मतलब गलत है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी करेगा डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट। हाँ, डिफ़ॉल्ट रूप से जो स्लाइड का लेआउट होगा ना वो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूर्व निर्धारित थीम कलर। थीम कलर नहीं आता है, आपको थीम कलर अलग से ऐड करना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विंडो 11 में ओएस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर कंप्यूटर की ड्राइव जैसे कि डिस्क, पार्टीशन, वॉल्यूम या वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है ना। किसको किसको, तो जो हार्ड ड्राइव है यानी कि एचडीडी के बारे में बात कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो एसएसडी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो डिस्क का पार्टीशन करने में, वॉल्यूम या वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैनेज करने में मदद कौन करता है, तो रेजिट नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, एमएससी भी नहीं करता है, और एमएस कॉन्फ़िगर भी नहीं करता है। कौन करता है, डिस्क पार्ट करता है, ठीक है ना। आपको मैं डिस्क पार्ट का थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ कि डिस्क पार्ट होता क्या है। तो आइए डिस्क पार्ट में आपको थोड़ा सा मैं पार्टीशन के बारे में बता रहा हूँ, और पार्टीशन करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा पहले से पार्टीशन है। जिसका नहीं रहेगा वो अपना पार्टीशन कर सकता है। तो यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, आ जाएंगे डेस्कटॉप पर, और कीबोर्ड से बटन दबाइएगा विंडो आर, ठीक, और इसमें टाइप करना है CMD कमांड, ठीक है। ये रहा कमांड आपका खुल गया। अच्छा, लिनक्स जैसा ही, जैसे काले लिनक्स होता है ना, काले लिनक्स का आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे उसका भी ब्लैंक जो डेस्कटॉप रहेगा वो ब्लैंक दिखता है। तो इसके लिए अब कमांड यहाँ लिखना पड़ता है, इसमें माउस ले कोई नेविगेट नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी आपको करना हो कमांड से ही करना हो। जैसे मैंने यहाँ पर कमांड लिखा डिस्क पार्ट का, और एक आपके सामने खुल गया, ठीक है, और एक कमांड खुल गया, और यहाँ पर लिस्ट डिस्क टाइप करना है, ठीक, फिर इंटर बटन दबाना है, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी कमांड करेंगे, बस आपको यहीं तक मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपके सिस्टम में एचडीडी लगा है, हार्ड ड्राइव लगा है, उसका डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। मेरे यहाँ 238 GB का लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 238 GB लिखा हुआ है। अगर अलग से कोई पेन ड्राइव लगाते हैं ना तो इसके नीचे पेन ड्राइव का भी नाम लिखेगा और क्या GB का भी लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक। एग्जिट करने के लिए आपको एग्जिट का कमांड डालना होगा यहाँ से, और ये एग्जिट हो जाएगा। इसको भी एग्जिट करने के लिए एग्जिट का कमांड डालना होगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तो इसको बोलते हैं डिस्क पार्ट, मैंने करके आपको दिखाया भी डिस्क पार्ट के बारे में, ठीक है। पार्टीशन वगैरह यहाँ से होता। अच्छा, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा पार्टीशन के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे आपको समझने के लिए मैंने इसका 2 एग्जांपल दूंगा पार्टीशन का। जैसे मान लीजिए ये घर है, बड़ा सा प्लॉट है, ठीक। अब इस बड़ा सा प्लॉट में आपको कितने रूम डिवाइड करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आपको ज़्यादा रूम डिवाइड करना है, अगर ज़्यादा रूम रखिएगा तो रूम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं आपको कम रूम चाहिए, यानी कि पहले 10 रूम था, मुझे 5 रूम ही चाहिए, तो जब 5 रूम करिएगा तो इसका जो साइज़ होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका साइज़, कमरा का साइज़। उसी तरीक़ा से मैं आपको बता रहा हूँ अब सिस्टम में, जैसे आपके पास एक टीवी का हार्ड डिस्क है, इसमें पार्टीशन करना होगा। पार्टीशन का मतलब कि कितने इसमें ड्राइव बनाना है, 2 ड्राइव बनाना है कि 3 ड्राइव बनाना है, आप ज़रूरत के अनुसार आप ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबका इक्वल ही साइज़ हो, आप अलग-अलग भी साइज़ दे सकते हो सकता है आपका ये जो ड्राइव है सी ड्राइव, इसको 500 जीबी दे दिए हैं, बाकी आपके पास 500 जीबी ही बचता है, ठीक है। अब ये रहा डी ड्राइव, ये रहा ई ड्राइव, ठीक है। और एक बात है, जो 1 टीबी का हार्ड ड्राइव होता है ये 931 जीबी ही मिलता है, ठीक है। अब बाकी कहाँ गया, अब आपको जब मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा उस समय बता दूंगा कि जब 1 टीबी का जो हार्ड डिस्क होता है 931 जीबी क्यों होता है। अब 16 जीबी का पेन ड्राइव लीजिएगा तो समथिंग 12 पॉइंट कुछ ही मिलता है आपको जीबी, ठीक है। बाकी कहाँ जाता है उसके बारे में जब डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे 500 जीबी हो गया, मैंने इसको 200 जीबी दे दिया, कितना बचा 300 जीबी बचा, हालांकि 300 तो नहीं बचेगा, मैं 270 कर दे रहा हूँ अप्रोक्स, ठीक है ना, इतना जीबी बच रहा है। इसी को पार्टीशन बोलते हैं कि जो 1 TB का हार्ड डिस्क था, मैंने इसको 3 पार्ट में कर दिया और तीनों पार्ट का अलग अलग मैंने साइज़ दे दिया होता है। ये क्या होता है? पार्टीशन होता है। ये कहाँ से? डिस्क पार्ट से हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के संदर्भ में रोम का प्राथमिक कार्य क्या है? रोम के बारे में पूछ रहा है। अब आप बता सकते हैं रोम का प्राथमिक कार्य क्या है। मैंने आपको डिटेल में रोम और रैम दोनों के बारे में बताया हूँ। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। कह रहे कि यह सभी इंटरनल हार्डवेयर मॉडल को फिजिकली सपोर्ट करता है, फिजिकली सपोर्ट नहीं करता है ये। यह सिस्टम प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले टेम्पररी डेटा का स्टोर करता है। टेम्पररी डेटा का स्टोर नहीं करता है। कैसा डेटा स्टोर करता है? परमानेंट डेटा स्टोर करता है, और प्रोसेसिंग के दौरान नहीं। यह सिस्टम में इंफॉर्मेशन के ज़रूरत के अनुसार डेटा पहले से ही ऐड होता है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और अंकगणितीय ऑपरेशन को हैंडल करता है। इसका काम नहीं है। ये किसका काम है? ALU का काम है, ठीक है। आगे इसमें सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक फर्मवेयर मौजूद होता है। सिस्टम को बूट करने के लिए मतलब चालू करने के लिए इसमें आवश्यक निर्देश जमा होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला प्रश्न है कि CMOS, इसको CMOS बोलते हैं, जो प्रायः सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के स्टोर करने से संबंधित है, इसका पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, जैसे देखिएगा, मैं किसका एग्जांपल ले लूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखिएगा कि इसको जब रीसेट करना होता है, तो जैसे दो गो यहाँ से 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को किसी वायर से सटा दिया जाता है तो ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। उसी तरीका CMOS भी कह रहा है। जो CMOS है, अगर कंप्यूटर को भी रीसेट करना होता है तो इसी तरीका से कुछ और मतलब कि कुछ पार्ट्स लेकर इसको ऐड कर देते हैं, सटा देते हैं, तो रीसेट वगैरह हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है कि जो CMOS है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका रहा अगला प्रश्न कि मानक CD-ROM ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेज़र की तरंगदैर्घ्य और प्रकार क्या है? यानी कि CD-ROM के पूछ रहा है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो तरंगदैर्घ्य यूज होता है उसके बारे में पूछ रहा है और उसका टाइप पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो टाइप हो जाएगा, इसमें इंफ्रारेड लेज़र यूज किया जाता है। जो CD-ROM होता है इसमें इंफ्रारेड लेज़र यूज किया जाता है। और इसका जो साइज की बात करेंगे तो ये 780 nm का होता है, 780 nm का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन मत समझिएगा, ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं है, सब का सब टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला है कि विंडो OS में निम्नलिखित में से पावर सेल, एक पावर सेल कमांड होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पावर सेल का कमांड क्या करेगा? और कमांड यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कमांड दे दिया है। कमांड में क्या टाइप करना है? रिमूव आइटम सी। अच्छा, ये जो होता है ड्राइव का सिंबल होता है, यानी कि ड्राइव के बाद में आपको सेमीकलन का जो सिंबल दिख रहा है, ड्राइव के बाद में हमेशा सेमीकलन का सिंबल दिया जाता है। उसके बाद में सेलेक्ट लॉग्स रिसोर्स और ये चिन्ह लगाकर फोर्स। अगर इतना कमांड हम टाइप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जब आप विंडो में पावर सेल का यूज करके ये कमांड टाइप करिएगा तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे, फोल्डर के साथ साथ सब फोल्डर भी डिलीट हो जाता है। जितनी भी फोल्डर होगा और सब फोल्डर भी होगा, डिलीट हो जाता है। फोल्डर सब फोल्डर के बारे में मैंने बता चुका हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसी पार्ट में बताया हूँ, जो 9 पैटर्न है इसी के पिछले पार्ट्स में कहीं ना कहीं मैं ज़रूर बताया हूँ। तो आइए, अच्छा, ये फोल्डर हो गया। चलते हैं आपको ऑप्शन की तरफ। कह रहा है कि सी लॉग फोल्डर को रिसाइकल बिन में मूव करता है। नहीं, रिसाइकल बिन में मूव नहीं करता है ये। रिसाइकल बिन में मूव करने के लिए आप डायरेक्ट डिलीट कर दिएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। कह रहा है कि सी लॉग के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें और सब फोल्डर डिलीट कर देता है। मैं सी लॉग भी दिखाऊंगा और कमांड भी दिखाऊंगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं सी लॉग क्या होता है। यहाँ से चले जाइएगा सी ड्राइव में। उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ से लॉग। देखिए यहाँ पर परफेक्ट लॉग दिख रहा है, इसको खोलिएगा तो खुलेगा नहीं है। बस यही बोला कि इसके अंदर का जब ड्राइव डिलीट करना होगा तो क्या करना होगा, इसको ऐसे माउस से नॉर्मली खोलिएगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, विंडो के साथ में आर बटन दबाएंगे और यहाँ पर पावर सेल लिखेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से टाइप किया हुआ है पावर सेल, और इंटर बटन दबा देना है, ठीक है। ये पावर सेल का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं पर जो कमांड ये लिखा हुआ है, मैंने कमांड दिखा रहा हूँ, ये जो रिमूव आइटम
सी लॉग, सी से स्टार्ट करना है ना, सी लॉग यहाँ से इतना कमांड टाइप करने के बाद में मैंने फिर से यहाँ से कर रहा हूँ, ये कमांड जब टाइप करिएगा यहाँ तक, तो जैसे ही एक कमांड टाइप करिएगा, कहाँ पर टाइप करना है, तो यहाँ पर टाइप करना है, मैं जहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर टाइप करिएगा, तो सी लॉग के अंदर जितने भी फोल्डर होगा और सब फोल्डर होगा, सारा का सारा क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली डिलीट माउस से डिलीट नहीं होता, कीबोर्ड से नहीं डिलीट होता है, आपको कमांड से डिलीट करना होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, मैं सोच रहा था सर इतना अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये। अब इतना अंदर से तो कोई बच्चा पढ़ के गया नहीं होगा, नॉर्मली अब इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा और एग्जाम देने चला गया होगा। बहुत सारे बच्चा तो एम एस ऑफिस भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एम एस ऑफिस से पहले क्वेश्चन बहुत ही कम आता था। इस बार लेकिन एम एस ऑफिस में भर भर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और मतलब बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर टारगेट किया होगा तो ये वर्ड को टारगेट किया, सबसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद में पावर पॉइंट को टारगेट किया है सबसे ज़्यादा। एक्सेल भी है लेकिन एक्सेल से कुछ कुछ मतलब कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो वर्ड और पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, और मैं कीबोर्ड के बारे में बात करूं कि कीबोर्ड में कौन सा बटन का सबसे ज़्यादा यूज किया होगा, तो आप देखिएगा टैब बटन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता था, टैब बटन से। मैं इसका फुल वीडियो लेकर आऊँगा, यानी कि कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी इसका शॉर्टकट की है ना, सबका फुल वीडियो लेकर आऊँगा। बस 2-3 दिन वेट करिए, सबका वीडियो आ जाएगा। चलिए ये समझ गए होंगे, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन का लेवल तो टफ है, इसे घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है। और एक बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पता है कितने परसेंट, लगभग 5% लोग सही किए हैं, बाकी 95% गलत किए हैं, या फिर हो सकता है इसको कोई टच ही नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टच ही नहीं किया होगा। इसे मतलब टच करने से अच्छा है कि छोड़ दीजिए, काहे लिए निगेटिव लेना है। ठीक है, बाकी आप अगर इसको कर कर जा रहे हैं तो आप जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होगा इंटर लेवल का, उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वान न्यूमैन आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करता है। आप क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। अच्छा, यहाँ पर वान न्यूमैन एक वैज्ञानिक का नाम भी है, जॉन वान न्यूमैन। ये कंप्यूटर में जब कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा था तो उस समय इनका बहुत अहम योगदान था कंप्यूटर आविष्कार में। आइए पढ़ते हैं और इसका जानने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, एक कंप्यूटर जो प्रोग्राम निष्पादन के लिए मुख्य रूप से बाह्य भंडारण उपकरण पर निर्भर करता है, यानी कि बाहर से जो एक्सटर्नल होगा उस पर निर्भर करेगा। नहीं, कंप्यूटर एक्सटर्नल पर निर्भर नहीं करता है, इंटरनल पर निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो प्रसंस्करण नीति को अनुकूलित करने के लिए डेटा और निर्देश के लिए अलग अलग मेमोरी इकाई का उपयोग करता है। डेटा और निर्देश को अलग अलग मेमोरी के लिए इकाई का उपयोग करता है। उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, ये भी अलग अलग तो नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक कंप्यूटर जो केवल अपने सर्किट में हार्डवायर, यहाँ हार्डवायर लिखा हुआ है, के निर्देश निश्चित सेट को निष्पादित करता है, नहीं अलग, ये भी गलत है। आगे कह रहा है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा और निर्देश दोनों को अनुक्रमित निष्पादन के लिए एक ही प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, एक ही प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है ना, और प्राथमिक मेमोरी तो आप लोग समझ गए होंगे, प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन आ जाएगा, तो रैम आ जाएगा और रोम आ जाएगा। ठीक है, और इसी में डेटा क्या होता है, संग्रहित रहता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे करें कि एम एस एक्सेल में किस प्रकार का सेल रेफरेंस किसी फार्मूले को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने पर कॉलम लेटर और रो संख्या दोनों स्वचालित रूप से मॉडिफाई करता है। सेल रेफरेंस की बात कर रहा है, इसको पकड़िएगा और इसको पकड़िएगा। अन्य स्थान पर कॉपी करने पर इसको पकड़िएगा, 2 लाइन को पकड़िएगा। ठीक है ना, अगर वहीं पर कहता तो इसका सही आंसर हो जाता एब्सोल्यूट रेफरेंस, लेकिन अन्य स्थान पर कह रहा है तो रिलेटिव रेफरेंस होगा, इसका सही आंसर रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना, यानी कि सिंपल ट्री स्ट्रक्चर की तुलना में डायरेक्टरी एसाइकल ग्राफ संरचना का उपयोग करने पर प्राथमिक लाभ क्या, यानी कि जो STS है, सिंपल ट्री स्ट्रक्चर है, और DAG की संरचना का प्राथमिक लाभ क्या है, दोनों मतलब अंतर बता देना है। ठीक, तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है कि DAGS फाइलों के तेजी से पथक्रमण और खोजने की अनुमति प्रदान करना, नहीं ये नहीं होगा। आगे कह रहा है ऐसा तेजी से फाइलों को खोजने के लिए बोल रहा है, तो ये तो दिक्कत है। आगे कह रहा है
डिफ्रैगमेंटेशन को कम करते हैं और भंडारण क्षमता में सुधार करते हैं। भंडारण क्षमता में सुधार नहीं करेगा। और अगला पढ़ते हैं कि हार्ड लिंक क्रिएशन को इनेबल करता है। हाँ, हार्ड लिंक क्रिएशन उसको इनेबल करता है, जिससे एक ही फाइल में एकाधिक निर्देश का प्रविष्टियाँ हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। इसका काम है डायरेक्ट एनसाइक्ल ग्राफ, तो ये डायरेक्ट एंट्री देता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक, कभी कभी वर्ड को पकड़ के भी आंसर देना होता है, आप वर्ड को पकड़ के भी आंसर दे सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पदानुक्रमित फाइल सिस्टम संरचना में रूट डायरेक्टरी का क्या महत्व है। रूट डायरेक्टरी का क्या महत्व है, ये पूछा है। तो रूट डायरेक्टरी का मतलब, अच्छा देखिए, रूट डायरेक्टरी जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये रूट डायरेक्टरी होगा, यहाँ से ये मेन रूट डायरेक्टरी हो गया रूट डायरेक्टरी, और यहाँ से बहुत सारे डायरेक्टरी निकला होगा, जैसे सब डायरेक्टरी बोलते हैं, बहुत सारे डायरेक्टरी निकला होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि यह फाइल सिस्टम पदानुक्रम में सबसे ऊपरी डायरेक्टरी है, जहाँ से अन्य सभी डायरेक्टरी निकलती है, जहाँ से अन्य सभी डायरेक्टरी निकलती है। ठीक है, चलिए, तो सही लग रहा है, बाकी आगे भी पढ़ लेंगे। कह रहा है कि यह एक विशेष डायरेक्टरी है जिसमें आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं गलत है। यह वह डायरेक्टरी है जहाँ सभी उपयोगकर्ता विशिष्ट फाइलें संग्रहित की जाती है, नहीं। यह एक अस्थायी डायरेक्टरी है, गलत हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करता है, जो मेन डायरेक्टरी होगा, रूट डायरेक्टरी होगा, वहाँ से बहुत सारे सब डायरेक्टरी निकला होता है। ठीक है ना, तो यही रूट डायरेक्टरी का महत्व है। आगे चलेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सिलेक्ट करने के लिए, एक संपूर्ण पैराग्राफ के बारे में बात कर रहा है, एक संपूर्ण पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपके पास 2-3 वर्ड हैं, मैंने क्लिक लिख दिया, टू लिख दिया, लर्न लिख दिया। ये मेरा चैनल का नाम है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने बीच में सब्सक्राइब करने का पहली बार बोला हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, याद आ गया तो बोल दिया। चलिए, जैसे आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो आपको इसी वर्ड के पास आपका ना कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद में डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करिएगा तो सिर्फ आपका एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे आप ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं, ट्रिपल क्लिक, तो ट्रिपल क्लिक में क्या होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि क्लिक टू लर्न जितना लिखा हुआ है ना, सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा। कब, जब ट्रिपल क्लिक करिएगा तब। डबल क्लिक में क्या होता है, वर्ड सिलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक में पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, कह रहा है कि राइट क्लिक करें और मेनू में उपलब्ध विकल्पों में से पैराग्राफ चुनें। इससे से सिलेक्ट थोड़े होगा, पैराग्राफ में कहीं भी डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा, अभी मैंने आपको बताया, वर्ड सिलेक्ट होगा। ठीक है ना, वर्ड सिलेक्ट। आगे करेगा पैराग्राफ पर क्लिक करते समय अल्ट दबा कर करें, नहीं अल्ट दबा कर करेंगे तो भी नहीं होगा। आगे करें पैराग्राफ में किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करें। हाँ, आप पैराग्राफ में जो भी उस पैराग्राफ में कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करिएगा तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है ना, किस टाइप के मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। तो सॉलिड स्टेट जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसे बोल सकते हैं फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। बाकी आप कैश मेमोरी समझ चुके हैं, कैश मेमोरी के बारे में बहुत ही डिटेल्स बताया हूँ, अब दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे ज़रूर जाकर देखिएगा। प्राथमिक मेमोरी भी समझ गए होंगे और क्रिस्टल स्टोरेज नहीं। चलिए आगे चलते हैं और इसका डिटेल्स देखते हैं फ्लैश मेमोरी का। जो फ्लैश मेमोरी होता है, जैसे ये बोल सकते हैं कि जो परमानेंट मेमोरी है, रैम रोम है ना, उसी के तरीका का होता है, यानी कि बिजली कट जाने के बाद में इसमें डेटा क्या होता है, स्टोरेज है। यानी कि फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के कंप्यूटर स्मृति है, सोचने वाली। ठीक, जो विद्युत शक्ति न रहने के मतलब न रहने पर भी इसमें डेटा क्या रहता है, बना रहता है। आजकल यह मेमोरी बहुयात प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर में भी फ्लैश ड्राइव, डिजिटल कैमरा, जैसे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल जाएंगे जिसमें आपको फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका फ्लैश मेमोरी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आपका कि एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी VR परिवेश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है,
सही बात है। आगे करें, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, इसको नोट करेंगे, इस इस क्या लिखा है एमसीयू में, अच्छा थोड़ा सा ये मिस्टेक लग रहा है, परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरेक्ट का प्राथमिक साधन होने की कम संभावना है, प्राथमिक साधन होने की संभावना है, ठीक है ना, होने की संभावना है। अच्छा, नेविगेट करने के लिए पीछे भी नेविगेशन वाला आपको मिला था क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी आप अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर इसको सही कर पाइएगा। नेविगेट किससे करते हैं, तो माउस ले नेविगेट किया जाता है, तो कंप्यूटर से जुड़ा ऑप्टिकल माउस इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेविगेशन का काम यही करता है। और चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण MS एक्सेल सूत्र #REF त्रुटि ओपन करता है, यानी कि ये वाला जो त्रुटि है ये कब आएगा, मतलब कि जब से ही किसी जो भी एक सेल है, इस सेल में कोई फार्मूला लागू किए हैं, ठीक है, अगर उसमें आप डिलीट कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा त्रुटि कब आएगा ये पूछ रहे हैं, ऐसा त्रुटि कब आता है, ये क्या है, एक प्रकार के एरर है, ये एरर कब आएगा। आइए ऑप्शन के द्वारा देखें, कह रहा है कि ऐसा सूत्र दर्ज करना जो एक्सेल में अधिकतम अनुमानित लंबाई से अधिक हो, नहीं, ये नहीं है। आगे कह रहा है कि किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी अन्य वर्कशीट में सूत्र द्वारा संदर्भित सेल है, हाँ ये सही है। मैं आपको इसका डिटेल समझा रहा हूँ। जैसे ये रहा आपका एक वर्कशीट, ये रहा आपका दूसरा वर्कशीट, ठीक, इसमें कोई डेटा लिखा हुआ है और इसमें का डेटा आप इस सेल में, मतलब ये वाला वर्कशीट में किसी भी सेल में फार्मूला के द्वारा ये सब डेटा को एंट्री करा है, ठीक है। उस स्थिति में जब इस पर कुछ आप डिलीट करिएगा या फिर कोई अलग तरीके का कार्य करिएगा, तो उस समय जब तो मतलब डिलीट ही मान लीजिए, डिलीट करिएगा तो एक ऑप्शन आता है #REF, ये एक एरर देता है, ठीक है ना। कब देगा, जब आप दूसरे वर्कशीट से डेटा को आप पहले वाला वर्कशीट में लाए हैं, तो इस स्थिति में #REF का एक एरर मैसेज मिलता है, तब का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि MS पावरपॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। आप मन में सोच लीजिएगा कौन सा होगा, बाकी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे। आइए, मैं आप लोग जो पहले सोचेंगे मैं उसी को पहले काट दे रहा हूँ कि इसमें कौन नहीं होगा। तो किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है पूछ रहा है, नई स्लाइड बनाने के लिए, नई स्लाइड बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं Ctrl+N तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी किसको किसको किया जाता है, यानी कि होम टैब पर जाए और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। हाँ, होम टैब पर जाने के बाद न्यू स्लाइड पर क्लिक करिएगा तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। नया स्लाइड का मतलब अगर पहले से आपके पास एक स्लाइड है तो दूसरा स्लाइड आ जाएगा, ये सही है। उसके बाद करें Ctrl+M बटन दबाना, Ctrl+M बटन दबाएंगे तो ही न्यू स्लाइड आ जाएगा। ये पीछे भी क्वेश्चन मिला हुआ है। आगे क्या है, स्लाइड सॉर्टर पेन में राइट क्लिक करना और न्यू स्लाइड सिलेक्ट करना। हाँ, इधर देखिए स्लाइड सॉर्टर पेन होता है, ठीक है, इधर आपको यहाँ से स्लाइड भी दिखता है। अगर आप इधर भी राइट क्लिक कर न्यू स्लाइड पर क्लिक करें तो नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। लेकिन आगे करें Ctrl+N बटन दबाना, जब आप Ctrl+N बटन दबाइएगा तो इससे क्या होगा, इससे न्यू प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि न्यू प्रेजेंटेशन यानी कि नया पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ना कि नया स्लाइड आएगा। नया स्लाइड लेने को बोल रहा था, तो नया स्लाइड लेने के लिए इतना सारा विकल्प है, ये वाला विकल्प नया स्लाइड के लिए नहीं है, तो ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं तो इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए आप समझ गए होंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा जब भी Ctrl+N आएगा तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आएगा, न्यू वर्कशीट के लिए आएगा, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए आएगा, ठीक है ना, न्यू स्लाइड के लिए नहीं आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके दर्शक MS पावरपॉइंट 365 स्लाइड में आपके नोट्स ना देख पाए, अगर आप स्लाइड में नोट्स ऐड किए हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि उस नोट्स को जो भी देखने वाला है वो ना देख पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जब स्लाइड को ना देखना होगा तो उसको प्रेजेंटर व्यू में ओपन कर दीजिएगा। जब प्रेजेंटर व्यू एक ऑप्शन होता है व्यू मेनू में, जब प्रेजेंटर व्यू को ओपन करिएगा ना, तो जो भी नोट्स होगा नोट्स आपको नहीं दिखेगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी है। अंतिम प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि एक यूजर MS पावरपॉइंट में बुलेट सूची बनाना चाहता है, ठीक है। बुलेट सूची आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ड के पहले एक सिंबल मिलेगा, इसी को बुलेट बोलते हैं। अब सिंबल दूसरा भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है,
आप अपना मर्जी से अपना इमेज भी ऐड कर सकते हैं सिंबल के रूप में, ठीक। आगे कह रहा है कि सूची आइटम टाइप करने और इंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहता है। इंटर बटन दबाने के बाद में सब बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप से प्राप्त करेगी? मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सब बुलेट का मतलब क्या होगा? जैसे एक बुलेट लगा दिए हैं और इसके अंदर मुझे और एक सब बुलेट चाहिए, इसके अंदर और एक सब बुलेट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज लिस्ट पर डिक्रीज लेवल लिस्ट बटन पर क्लिक करना ना, गलत है। डिक्रीज पर नहीं होगा, क्या होगा? ये इंक्रीज पर होगा। तो इंक्रीज वाला देख लीजिए, पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करें। इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करेंगे तो सब बुलेट आकर ऐड हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। और आइए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। कंटेंट तो ठीक ठाक मिल ही रहा है। और एक बात करेंगे आपसे, थोड़ा सा 1 मिनट बात कर ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे चैनल के बारे में बात कर रहा हूँ, चैनल का नाम तो नहीं लूँगा मैं। उसके अंदर मैंने कमेंट जाकर पढ़ा था, बहुत सारे लड़का, मतलब कि 95% लड़का निगेटिव कमेंट किया था। वो टीचर फीमेल थी, कह रहे तक मैम आप ये गलत बता दी, ये गलत बता दी, इसका आंसर ये होगा, ऐसे होगा, आप पढ़ कर आइए, वो करिए, मेरे मतलब कि हम लोग का टाइम आप ख़राब कर रही हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग तो इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप लोग इतना अच्छे से भी समझा रहे हैं, फिर भी मेरा चैनल उतना ग्रोथ तो अच्छा, अभी चैनल तो नए नए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रोथ करने में। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो नेगेटिव जो लोग पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर ना पढ़कर आप अच्छा चैनल पर जाकर पढ़िए, मेरे यहाँ पढ़िए, या फिर हो सकता है कि आप हमसे भी कोई अच्छा पढ़ा रहा होगा तो वहाँ जाकर पढ़िए। लेकिन कंटेंट अच्छा पढ़िए, गलत ना पढ़िए। अगर एक बार गलत पढ़ लिए, अगर दिमाग में वहीं बैठ गया तो हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपसे गलत करवा देगा, हर एग्ज़ाम में। तो आप सही जगह पढ़िएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी करिए और दोस्त के पास शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।